नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय। रूस और यूक्रेन के युद्ध के बीच में क्या अब टर्निंग पॉइंट आ गया है? यह हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जिस तरह से क्रेमलिन पर ड्रोन हमला हुआ है उसे रूस ने अपनी अस्मिता पर हमला बताया है। पुतिन का जोश और गुस्से में अब इजाफा हो गया है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। इन तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि क्रेमलिन यानी कि रूस के राष्ट्रपति का निवास को क्रेमलिन कहते हैं। और ये जो ब्लास्ट हुआ है वो ड्रोन के जरिए किया गया है। और इस ड्रोन हमले को लेकर अब रूस और यूक्रेन के युद्ध में कहा जा सकता है कि एक टर्निंग पॉइंट की इसको वारदात करार दिया जा रहा है। रूस ने कहा है ये हमला है और यह हमला यूक्रेन ने अमेरिका के इशारे पर किया है, यानी कि सीधे तौर पर अब रूस ने अमेरिका को डायरेक्ट निशाने पर ले लिया है। हालांकि अमेरिका फिलहाल सदी हुई प्रतिक्रिया दे रहा है, लेकिन यूक्रेन ने पूरी तरह से इंकार कर दिया कि यह हमला हमने नहीं किया है। तो क्या वाकई में इस हमले के पीछे कौन है? इस हमले के होने से आखिर रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध में क्या अब विश्व युद्ध का भी खतरा बढ़ता जा रहा है? और अब क्या सीधे रूस और अमेरिका के बीच में टकराव हो सकता है? तमाम पहलू पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक बार फिर मौजूद हैं रिटायर्ड कर्नल एसपीएस खुराना सर। जय हिंद सर। जय हिंद। किस तरह से देखते हैं सर इस हमले को? पहले तो सर रूस कह रहा है कि हमला यूक्रेन ने किया है, अमेरिका के कहने पे क्या है, लेकिन यूक्रेन पीछे से हट रहा है। रूस की संसद कहती है कि ये बेहूदगी है कि आपने पहले हमला किया और फिर पीछे हट रहे हैं। और रूस के जो पूर्व राष्ट्रपति हैं मेदवेदेव, जो कि पुतिन के काफी करीबी माने जाते हैं, उनका कहना है कि अब हमें जेलेंस्की का यहां पर उसको वध करना होगा, उसे मारना होगा, इसके अलावा कोई चारा नहीं बचा है। यह आपका पॉइंट बिल्कुल सही है आशुतोष। पिछले 14 महीने से ज़्यादा हो गया रशिया और यूक्रेन की वॉर होते हुए। 24 फरवरी 2021 को ये युद्ध शुरू हुआ था और आज अभी भी युद्ध पूरी तरह से इंटेंस है। इसकी तीव्रता में कोई कमी नहीं आई है। अब इसको हम रशिया और यूक्रेन का वॉर कहें वो गलत होगा, क्योंकि इसके पीछे पूरे नाटो कंट्रीज़ हैं। 31 नाटो कंट्री पूरे खड़े हैं और रशिया के साथ में बेसिकली हम कहें तो ये यूएस लड़ाई लड़ रहा है। और यूएस प्रत्यक्ष रूप से नहीं लड़ रहा। खास चीज़ ये है वो अपना मिलिट्री इक्विपमेंट्स दे रहा है, अपनी टैक्टिक्स दे रहा है। पूरी सोच इसमें यूएस की ही है। नाटो को वो मोहरा मिला के आगे चल रहा है। नाटो में उनके इक्विपमेंट्स लिए जा रहे हैं, सप्लाई किया जा रहा है। वॉर इस स्टेज पर आ गई है कि दोनों में से कोई पीछे हटने को तैयार नहीं है। जेलेंस्की को एक मोहरा बना के यूज़ किया जा रहा है। जेलेंस्की अब खुद अपनी ऐसी फांस में मैं समझता हूँ कि फंस गए हैं। ना वो छोड़ पा रहे हैं, ना वो पीछे हट पा रहे हैं, ना वो आगे बढ़ पा रहे हैं। ये युद्ध ऐसे मुहाने पर आ गया है कि अब ईगो प्रॉब्लम्स आ गई हैं। रशिया अपने सर्वाइवल और अपनी सुपर पावर के लिए प्रतिबद्ध है, इसलिए वो अपनी पूरी की पूरी शक्ति झोंक रहा है। चाहे वो आर्टिलरी फॉर्म में हो, चाहे वो इन्फेंट्री फॉर्म में हो, टैंक्स हो, मिसाइल्स हो, रॉकेट पावर हो, पूरी की पूरी तरह। और साथ में क्रीमिया साइड से ब्लैक सी में यहाँ पर वो नेवल पावर का भी यूज़ कर रहा है। उसके पास साजो सामान है, उसके पास इक्विपमेंट्स हैं। पर 1 साल 2 महीने से अधिक लड़ते हुए ये मान के चलो कि ना रिसोर्सेज का क्रंच आता है। दूसरी साइड देखिए, जेलेंस्की को युद्ध लड़ने के लिए सब मांगना पड़ रहा है। अब सारे नाटो देश में से करीब 27 नाटो देश इनको सामान सप्लाई कर रहे हैं। कोई टैंक्स दे रहा है, कोई मिसाइल दे रहा है, कोई रॉकेट दे रहा है। पर कोई भी देश यदि देगा, मैं अपना कहूँगी, यदि मेरे से कोई कहे कि आप इसको सामान दे दीजिए, हम वो देंगे जो सेकेंड हैंड हमारा सामान हो, थोड़ा डिफेक्टिव हो, नंबर तो पूरा हो जाएगा ना। वही हालत हो रही है अभी कि जितने नाटो कंट्रीज हैं वो उसको सप्लाई कर रहे हैं ओल्ड वाला। इवन यहाँ तक हमें कहना चाहिए नाटो कंट्री का पार्ट नहीं है पाकिस्तान। एक तरफ तो गेहूं ले रहा है उधर से, दूसरी तरफ वो तेल लेने की प्रोसेस में भी है। बट इसने अपने 40 टैंक यूक्रेन के लिए दिए हैं, गोला सामान दिया है। उसके भी टैंक वो है जो 40 साल पुराने हैं, कहीं ना कहीं डिफेक्टिव होंगे। यहाँ तक कि मेरे को कमेंट सुनने को मिला था कि पाकिस्तान के जितना गोला बारूद गया है वो पुअर क्वालिटी का है। तो यही बाकी देश भी हैं जिन्होंने सामान दिया है, उन्होंने भी अपना
कुछ ना कुछ सब स्टैंडर्ड मटेरियल ही निकाला है, बेस्ट मटेरियल कोई इस वॉर में नहीं देगा। तो यूक्रेन एक लड़ाई वो लड़ रहा है जिससे उसको हर जगह भीख मांगनी पड़ रही है कि मेरे को दो, इतना दो। अब वो रशिया की वॉर में हारने के उसमें है, ये स्टेज आती जा रही है। यदि जो अभी रिसेंट इंसिडेंट हुई है और रशिया का प्रेशर बढ़ता है, तीव्रता बढ़ती है, फायर पावर और बढ़ जाती है, और थोड़ा जो अभी पुतिन गुस्से में है इसका इफेक्ट हमको देखने को मिलेगा। इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान होगा यूक्रेन का, और इससे उनके अंदर बगावत का भी डर पैदा है। सर, ये जो वॉर ऑफ स्टेटमेंट्स हो रही हैं, बयान की जो बयानबाजी हो रही है, युद्ध छिड़ रहा है, किसके बयान में ज़्यादा यहाँ पर स्ट्रेटेजिकली समझें सच्चाई आपको दिखाई दे रही है? रूस कह रहा है कि यूक्रेन ने अमेरिका के इशारे पर हमला किया है, यूक्रेन कह रहा है कि नहीं ये रूस की चाल हो सकती है, कैसे देखते हैं आप सर? देखो, अभी ना जो क्रेमलिन में अटैक हुआ है, आपको मालूम है क्रेमलिन अटैक के 11 से 12 घंटे बाद ये इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज की गई। इन्होंने पूरी तरह छानबीन किया होगा, पूरी तरह से देखा होगा। 12 घंटे बाद यदि न्यूज़ बाहर निकल के आई है, पर रशिया ने अभी तक कोई कंफर्म नहीं किया कि ये नाटो का अटैक है या नाटो कंट्रीज का सपोर्ट के साथ में जो भी उनका ड्रोन है, कोई ऐसा प्रूफ सामने लेके नहीं आया। एक एस्पेक्ट है, यदि हम देखें तो जब प्रूफ सामने नहीं आता तो सैबोटाज का भी इफेक्ट पड़ता है। इसका मतलब भीतर घात कहीं ना कहीं यूक्रेन के हो रहा है, जैसे यूक्रेन वाले मतलब रशिया में कर रहे हैं। आपको थोड़े दिन पहले एग्जाम्पल पता होगा, जो उनके बहुत ही एनालिस्ट हैं, एडवाइज़र भी हैं, उनका नाम है अलेक्जेंडर दुगिन। इनकी बेटी भी मारी गई थी उसमें एक्सप्लोजन में, और दुगिन ने यहाँ तक कहा था कि रशिया इस युद्ध में या तो हारेगा या फिर विश्व का नाश हो जाएगा, या तो रशिया जीतेगा या विश्व का नाश हो जाएगा। आई एम सॉरी, मैंने गलत पहले दिया, या तो रशिया जीतेगा या विश्व का नाश होगा। इसका मतलब रशिया इसको छोड़ने वाला नहीं है। जब वो उनके एडवाइजर हैं, एनालिस्ट हैं, स्ट्रेटेजिस्ट हैं, यदि वो ये सोचते हैं, इसका मतलब वो जानते हैं कि रशिया किस पॉलिसी पर चल रहा है और युद्ध को कहां तक वो आगे बढ़ा सकता है। दूसरी बात, यदि हम देखें तो ये युद्ध अब साई वॉर की तरफ जा रहा है, साइकोलॉजिकल वॉर। एक डर का माहौल पैदा कर दो इतना ज़्यादा कि रशिया अटैक करने वाला है, कहाँ अटैक करेगा, न्यूक्लियर अटैक करेगा, न्यूक्लियर फोर्सेस तैयार कर दो, कि जो अंदर ट्रूप्स लड़ रही हैं उन्हें यह पैदा हो जाए कि हमारा प्रेसिडेंट, जैसे अभी आपको देखा है कि ज़ेलेंस्की यूक्रेन छोड़ के फिनलैंड चले गए, फिनलैंड से नीदरलैंड चले गए, कि यदि हमारा राष्ट्रपति नहीं है हम किसके लिए लड़ रहे हैं। तो एक साई वॉर का आ गया है। साई वॉर में ये होता है जो जितना उसका एडवांटेज ले जाएगा वो लड़ाई के और करीब जाएगा। यहाँ पे एडवांटेज किसको आप देख रहे हैं? मेरे को लगता है इसमें रशिया एडवांटेज लेगा। रशिया क्यों? रशिया एक अटैकिंग मूड में है, और यूक्रेन, सो कॉल्ड यूक्रेन, ये डिफेंसिव मोड में आ गया है। ऑफेंसिव मोड में नहीं आएगा, क्योंकि अभी थोड़े दिन तक वो या तो शांत रहेगा। उसने कोशिश की है, आप देखिए 4 बार पहले भी इनके ड्रोन मॉस्को टच कर चुके हैं। जब ये लड़ाई शुरू हुई थी, लोगों ने रशियन लोकल से पूछा था कि आपको डर नहीं लगता इस लड़ाई का कि आपके यूक्रेन पे हमला हो सकता है? तब लोग कहा करते थे नहीं नहीं, ये तो सबसे सुरक्षित प्लेस है। आज जब लोग उनसे पूछते हैं तो कहते हैं कि ना कहीं भी अटैक हो सकता है, चाहे वो क्रेमलिन हो, बेलाग्रोद हो, कोई भी हो। आपने देखा है स्पेशल फोर्सेस ने बेलाग्रोद में भी अटैक किया। रशिया, इनके जो ड्रोन है वो पहले भी अंदर आ चुके हैं रशिया के मॉस्को में के पास में। और अब क्रेमलिन में अटैक करना उसी तरह का अटैक है जैसे कि इंडिया के पार्लियामेंट पे हुआ था या WTO पे अटैक हुआ था। मतलब हाईएस्ट ऑर्डर पे आपने अटैक किया है, उनको चुनौती दी है घर में आके। इसीलिए जो आपने देखा है अभी रिसेंट न्यूज़ में है कि रशिया के जो एम्बेसडर हैं यूएस में, उन्होंने कहा है कि आपको तब कैसा लगेगा जब आपके व्हाइट हाउस पे अटैक होगा या पेंटागन पे अटैक होगा या आपके जो हिल पे अटैक होगा, तो आप इसको कैसे लेंगे? आप इसको अपने देश के ऊपर हमला लेंगे, और रशिया इसको क्रेमलिन के ऊपर अटैक अपने देश के ऊपर आतंकी हमला मान के चल रहा है। सोचा समझा और प्लान्ड अटैक मान के चल रहा है। इसका बदला लेगा, कोई शक नहीं है।
पूरा लेगा, जोर से लेगा, बट एकदम बदला नहीं होता, बदला प्लान्ड होता है। होगा मतलब ये कहीं ना कहीं ये जो युद्ध है वो और आगे बढ़ेगा। अमेरिका को सीधे तौर पर रशिया ने निशाने पर लिया है। अमेरिका अब तक जो है पर्दे के पीछे से खेल रहा है। क्या ये जो बयान आया रशिया की तरफ से, वो चाहता है कि अमेरिका आ रहा है तो खुलकर ही आए, जो हो जाए आमने सामने हो? क्या ये वो स्ट्रेटेजी? लड़ने की बजाय हम क्यों ना पीछे बैठे हुए दुश्मन को घात करें। और मेरे को तो एक स्लाइट अंदाजा है या अंदेशा है, कह सकते हो, कि कहीं ना कहीं ड्रोन अटैक यूएस में भी हो सकता है। हो सकता है किसी ना किसी तरह यूएस को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। यूरोपियन यूनियन के फाइनेंशियल सिस्टम को ध्वस्त करने की कोशिश की जाएगी। कहीं ना कहीं उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जाएगी कि जब तक उनको नुकसान नहीं होगा, यूक्रेन पीछे हटने की या लड़ाई रोकने की बात नहीं करेगा। तो यहाँ पर यानी कि समझ सकते हैं कि अब ये पूरे के पूरे यूरोप के लिए और अमेरिका के लिए भी एक खतरे की घंटी है कि भैया बहुत ज़्यादा समय तक हम पर्दे के पीछे कठपुतली जो जेलेंस्की को बना रखा है उसके ज़रिए हम लड़ाई को नहीं आगे बढ़ा सकते। और जो उन्होंने शायद सर कल्पना भी की होगी, जो कैलकुलेशन किया होगा कि रशिया कमज़ोर पड़ जाएगा जिस तरह से चारों ओर घेराबंदी, उसमें भी बहुत हद तक कामयाब नहीं हो पाए। नहीं, रशिया को कमज़ोर करना इतना आसान नहीं होगा। देखिए रशिया की इन्होंने सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले उन्होंने इसकी इकॉनमी को रोकने के लिए सैंक्शंस लगा दिए और देखिए सैंक्शन का असर नहीं हुआ। रशिया ने चीप ऑयल बेचना शुरू किया, इंडिया ने खरीदना शुरू किया, अब चाइना भी खरीद रहा है, बाकी कंट्री भी तैयार हैं। इवन आप मानोगे नहीं, यूरोपियन कंट्री भारत से ऑयल लेके जा रहे हैं, रिफाइंड ऑयल। इसका मतलब कि सारा ऑयल इधर आ रहा है। 40% ऑयल यदि आज भारत खरीद रहा है रशिया से, तो ये मान के चलो उनकी इकॉनमी में बल्कि वृद्धि हुई है, कमी नहीं हुई है। इससे एडवांटेज क्या हुआ है कि रशिया के पास पैसा है, अब उन्होंने इंडस्ट्री को और बढ़ा दिया कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करो। उसका अब एक थर्ड ऑर्डर वर्ल्ड ऑर्डर बनना शुरू हो गया, जो शायद ये वॉर नहीं होती तो इतना बनना आसान नहीं होता, जिसमें ईरान पास में आ गया जी, चाइना पास में आ गया, एक दूसरे के सपोर्टर बन गए हैं और ये बॉन्ड स्ट्रांग होता जाएगा। रशिया को मालूम है चाइना कहीं ना कहीं सपोर्ट करेगा। आज देखिए ईरान से वो ड्रोन ले रहा है, शायद 136 ड्रोन जो ले रहा है वो ईरान के ड्रोन है और ड्रोन में वो खुद भी डेवलप करेगा। ड्रोन एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी भी डेवलप हो रही है, हर जगह से सपोर्ट मिल रहा है। यदि इंडिया फाइनेंशियली दे रहा है विदाउट इन्वॉल्विंग इन द मिलिट्री मैटर्स, तो इनको ईरान से सपोर्ट मिल रहा है मिलिट्री मैटर से भी। मिलिट्री आइटम सप्लाई हो रहे हैं, गोला बारूद भी सप्लाई हो रहा है, चाइना उसको भी सप्लाई कर रहा है, टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स, कई चीज़ों का सप्लाई हो रहा है। आने वाले दिनों में सर इस जो परिदृश्य क्या देख रहे हैं, क्योंकि हर बार हम देखते हैं कि सब एक बड़ा हमला हो गया, क्या इस हमले को हम एक टर्निंग पॉइंट के तौर पर देख सकते हैं? अभी नियर फ्यूचर में एकदम टर्निंग पॉइंट नहीं दे सकते। एग्रेशन बढ़ेगा, फर्स्ट थिंग। साई वॉर से एक डर पैदा होगा। हमें तो आज मेरे को कुछ खबर भी सुनने को मिली है कि बागमुत के फ्रंट में इनकी 19 मैकेनाइज्ड बटालियन है, उसके फ्रंट लाइन में कुछ बगावत हुई है। सैनिकों ने अपना फ्रंट लाइन छोड़ दिया है। रशिया और यूक्रेन का यूक्रेन ओके। क्योंकि उनको एक डर पैदा हुआ है कि यदि होगा तो मौत का डर है सबसे पहले, और ये डर भी यदि और बढ़ाया जाएगा, इतनी हैवी बम्बार्डिंग की जाएगी, तो सोल्जर्स को बैकफुट में जाना पड़ेगा। आपको मालूम है, अब कई खबरों में दिखा रहे हैं यूक्रेन वाले भी कि हमारे सोल्जर ट्रेंड हो रहे हैं। सोल्जर ट्रेंड होकर एकदम यदि वॉर में भेज दिए जाएंगे, ये मान के चलो उनके पास फायर पावर कम होगी, उनके पास इक्विपमेंट्स पूरे तरह से काम नहीं कर रहे होंगे, तो वो उनमें कहीं ना कहीं माहौल पैदा होगा। आज जेलेंस्की भी घूम रहे हैं, फिनलैंड में है, कभी नीदरलैंड में है, हो सकता है जर्मनी पहुंच जाएंगे। ये क्या कर रहे हैं? आप क्या समझ रहे हैं? वो क्या डर के मारे नहीं है, उनको मेडिकल इक्विपमेंट्स चाहिए, उनको कई ऐसे चीजें चाहिए जो कि वॉर में चाहिए, जरूरत है। वो भीख मांगने गए हुए हैं, एक प्रकार से मैं तो ये कहूँगा भीख मांगने गए हुए हैं, क्योंकि वो सप्लाई उनको नहीं मिल पा रही है जो उनको चाहिए, और हर कंट्री उसको उतना नहीं दे पाएगा, क्योंकि ये एक साल से दे ही रहे हैं इसको। यूक्रेन अपना तरफ से ना गोला बारूद बना रहा, ना मिसाइल बना रहा, ना रॉकेट बना रहा, ना उसके टैंक्स है, ना उसकी कोई गन्स है। ये कहाँ से हो रहा है? वो तो एयरक्राफ्ट भी मांग रहा है, अभी तक एयरक्राफ्ट उसको मिले नहीं है, क्योंकि एयरक्राफ्ट भी झोंक दिए जाएंगे। उसके पास मिसाइल सिस्टम भी है, S-300 उसको दिया गया है, उसके पास में बाक
करके एक मिसाइल एंटी मिसाइल सिस्टम भी है, वो इफेक्टिवली काम कर रहा है, जो कि रशिया के ड्रोन को रोक रहा है, रशिया की मिसाइल को भी कर रहा है। बट दूसरी तरफ देखो तो रशिया के पास में अपना S-400 है जो कि बेस्ट है। S-400 सिस्टम भी है, S-300 सिस्टम भी है, उसके पास अपनी मिसाइल सिस्टम पूरा है। ड्रोन जो ऐसी चीज़ होती है आजकल छोटा चीज़ है, पकड़ने में कई बार मुश्किल हो जाता, यहाँ तक कि पेड़ की हाइट से भी नीचे चला जाता कई बार, वहाँ ऑपरेट कर सकता है। और दूसरा, जरूरी नहीं कि अक्रॉस द बॉर्डर आ रहा हो, अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं जो सैबोटाज कर जाते हैं वो ही कुछ कर सकते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस से यदि 500 किलोमीटर अंदर आके मॉस्को में अटैक करना ड्रोन से मैं समझता हूँ पॉसिबल नहीं है। अंदर सैबोटाज एलिमेंट बैठे हुए हैं जिन्होंने इसको अटैक दिया होगा, बट दे आर बैक्ड बाय कंप्लीट यूक्रेन। एक आखिरी सवाल और मैं लेना चाहूँगा सर, क्योंकि आपने सबोटाज की बात की है। KGB एक जो रूस की खुफिया एजेंसी है, उसे विश्व की सर्वश्रेष्ठ इंटेलिजेंस एजेंसीज में गिना जाता है। मोसाद और KGB इन सब के जो नाम आते हैं, इसका रोल कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, या हो सकता है कि हम देख नहीं पा रहे हो? आप ज़्यादा इसको बेहतर एक्सप्लेन कर पाएंगे। KGB अपना रोल प्ले कर रही है। देखिए, जब भी आपको टारगेट दिखाई पड़ते हैं कि उन्होंने उसका फ्यूल डंप उड़ा दिया, उसका ये उड़ा दिया, वहाँ से वो सारी इन्फॉर्मेशन आ रही है, KGB भी एक लिमिटेड एरिया में कर पाएगी, बिकॉज उनके जासूस भी लगे हुए हैं। वॉर क्षेत्र में अभी आपको सिर छुपाने के लिए या हर जगह जाने के लिए ओपन एरिया तो इतना है ही नहीं, आपके पास छुपने के लिए जगह भी चाहिए, जासूसी करने की जगह भी चाहिए। उनके पास है, संसाधन है, चाहे वो मिसाइल से अपने सैटेलाइट से ट्रैक करें और उसके बाद ग्राउंड की रियलिटी देखें। इसलिए आप देखिए, रशिया उनके भी ऑयल डिपो को उड़ा रहा है, उनके एम्युनिशन डंप्स को उड़ा रहा है, ये सब इंफॉर्मेशन बेस्ड होता है। कहाँ कहाँ से क्या सामान आ रहा है, ये भी इंफॉर्मेशन बेस्ड होता है। ये इंफॉर्मेशन बाहर निकल के आ रही हैं और उससे इनको नुकसान हो रहा है। मैं ये नहीं कहूँगा नहीं है। हाँ, आप कहो कि 100% इफेक्टिवनेस आए, शायद उतना स्टेज पर नहीं पहुंचा। उन्होंने अपना डिफेंस भी रखना साथ में तैयार है। कब तक इस लड़ाई को हम कहें, क्योंकि अब ये तो जीत हार के इसमें आ गई है मोड़ पे, जो समझ में आ रहा है कि साहब, जैसा कि आपने बताया कि रशिया जब तक जीतेगा नहीं तब तक वो पीछे हटेगा नहीं, और अगर वो जीतेगा नहीं तो विश्व का सर्वनाश होगा। वो इस जो साइकोलॉजी पे चल रहा है, तो यानी कि उसके लिए तो करो या मरो है, उसकी इज्जत पूरी दाव पे लग चुकी है। यूक्रेन कब तक नेटो देशों से कहीं ना कहीं जो सपोर्ट ले रहा है, हो सकता है कि उसके बाद खुलकर ही नेटो देश भी आ जाएं। इस परिणति क्या होने वाली है और कितने समय बाद हमको जो है, जैसे कह सकते हैं कि फाइनल जो इसका रिजल्ट देखने को मिल सकता है? युद्ध अभी लंबा खींचेगा, अभी मुझे उम्मीद है कि 2 से 3 महीने तो खींचेगा। परिवर्तन हो सकता है, या तो जेलेंस्की को हटाएंगे, पावर से हटा देंगे, रशिया का एक ड्रीम या एक एम फुलफिल हो जाएगा। दूसरा है कि जब तक यूक्रेन घुटने नहीं टेकेगा, रशिया रुकने वाला नहीं है। तीसरा, रशिया का एम है कि इस यूक्रेन को लैंडलॉक कर दो। अभी रशिया कहाँ से कनेक्टेड है? ब्लैक सी से कनेक्टेड है, और वो भी है तो ओडिशा के पास में। ये ओडिशा को पूरी तरह से लॉक करना चाहेंगे, तो क्या होगा? ब्लैक सी में पूरा डोमिनेशन किसका हो जाएगा? इनका हो जाएगा। अभी देखिए, उन्होंने 4 प्लेसेस थे, जिसमें से लोहांस्क, डोनास्क, ज़पोरिजिया, ये वाला बाखमुत, ये वाला पूरा एरिया उन्होंने क्रीमिया से कनेक्ट किया हुआ है, पूरा स्ट्रेच, और उसको इंडिपेंडेंट बना दिया है। अब ये यहाँ से कनेक्ट करेंगे क्रीमिया से ओडिशा में। जब ओडिशा कर देंगे तो मोल्डोवा यहाँ से कनेक्ट हो जाता है, और मोल्डोवा का जो ईस्ट एरिया है वो रशियन डोमिनेटेड है। यदि यहाँ से पूरा ओडिशा बंद हो गया और लॉक कर दिया, आप मानिए यूक्रेन का 85% एक्सपोर्ट ओडिशा से होता है, उसका ना गला कसना शुरू हो जाएगा। और ये ग्रेन के 2 ही एक्सपोर्टर हैं, एक रशिया, एक यूक्रेन। जितने शिप्स निकलते हैं यहाँ से निकलते हैं, जितना सामान आता है वो यहाँ से आता है। वो ग्रेन बाउल इसको सफोकेशन में डाल देगी, और यदि एक्सपोर्ट कम हुआ, लैंडलॉक होने से कई नुकसान होंगे। और रशिया का होगा एक तो लैंडलॉक करना, इसके लिए जरूरी है कि वो अपना न्यूक्लियर प्रेशर भी दिखाएगा। उसने अपने 2 न्यूक्लियर वॉरहेड एज ऑन डेट अभी न्यूज में है कि एक्टिव कर दिया उन्होंने, एक बेलारूस साइड को, उधर को। रशिया अपने इंटरेस्ट को सेफगार्ड करके चलेगा। उसे मालूम है यहाँ पर ज़पोरिजिया इनके पास न्यूक्लियर प्लांट है, भविष्य में चाहेगा तो नहीं कि भाई इसमें ज़पोरिजिया में कोई अटैक हो, क्योंकि रेडिएशन फैलेगा तो वो पूरा यूक्रेन के साथ साथ
रशिया को भी ले जाएगा, हो सकता है कुछ पार्ट भी ले जाए। इसका इफेक्ट कहीं ना कहीं रशिया को बैक करना पड़ेगा। बट एक्सीडेंटली कुछ हो जाता है, वो यदि दिखा देता है तो नुकसान किसको होगा? इधर होगा जी। तो मैं देखता हूँ फ्यूचर में कोई बिना फायर किए एक्सीडेंटल कुछ ना कुछ हो सकता है वहां पे। ये मेरे को इसकी संभावना थोड़ी थोड़ी दिखाई देती है। इससे क्या होगा? यूक्रेन बैठ जाएगा। तो एक तो ओडिशा को लैंडलॉक करना, दूसरा ज़ैपोरिज़िया में कुछ ना कुछ रेडिएशन लीक भी आएगा, तो सबसे बड़ा डर पैदा होगा यूक्रेन में। और यूक्रेन तब घुटने पे आना शुरू होगा, तब घुटने पे आना शुरू होगा। निश्चित लड़ाई अभी मेरे को लगता है कि 2 से 3 महीने और खिंचेगी और तीव्रता आएगी, इसमें से इंटेंसिटी बढ़ेगी। रशिया के पास में साजो सामान है, जब इनका साजो सामान खत्म होना शुरू होगा तब रशिया ने इंटेंस करना है। अभी रशिया ने अपनी जरकॉन मिसाइल को बहुत ज़्यादा इसमें यूज़ नहीं किया। वो इनकी हाइपरसोनिक मिसाइल है जो कि स्पीड 5 मैक्स से चलती है, मतलब आवाज़ से 5 गुना ज़्यादा। जबकि आप देखिए यूक्रेन अपनी हिमार्स की मिसाइल यूज़ कर रहा है, वेरी इफेक्टिव मिसाइल है। ये अमेरिका की दी हुई मिसाइल्स हैं, उन्होंने हंड्रेड्स ऑफ मिसाइल दी हुई है, उससे वो टैंक्स को, एरिया को निशान बना रहा है। और वो कामाकाजी टाइप ड्रोन यूज़ कर रहा है, वेरी इफेक्टिव ड्रोन है। बट ये भी एक लिमिट तक काम करेंगे, उसके बाद में जब होगा फिर सप्लाई बढ़ानी पड़ेगी, फिर करना पड़ेगा, और इसका इफेक्ट पड़ेगा तो सबसे पहले नाटो कंट्री पड़ेगा। आपको खुद 3 महीने बाद दिखाई देना शुरू हो जाएगा कि कितना इफेक्ट इसमें आएगा। ये हवन करके हाथ जले तो नहीं हो रहा नाटो कंट्री के साथ में? नाटो को तो पिसेगा। आप देखिए अभी अमेरिका को ही पता है कि इस लड़ाई में नाटो वीक हो जाएगा, जो जितना स्ट्रांग था बहुत वीक हो जाएगा। इसमें उभरेगा कौन? चीन और भारत जैसे देश उभरेंगे। इसलिए यूएसए लॉन्ग रन में भारत को नहीं छोड़ पाएगा। उसे मालूम है यदि भारत कहीं चाइना की तरफ बेंड हो गया तो यूएस अकेला पड़ जाएगा और कह दो कि ना टैक्टिकल उनकी मात हो जाएगी। इसलिए वो अपना एज ए स्ट्रेटेजिकल पार्टनर बना के भारत को साथ लेके चलेगा और भारत की हर बात को मानेगा भी, क्योंकि उसे स्ट्रेटेजिकल पार्टनर इस इंडियन ओशियन में चाहिए चाइना को काउंटर करने के लिए, क्योंकि दूसरा दुश्मन पहले से अब तैयार हो रहा है। तैयार पहले से हो रहा है। जी जी बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद खुराना सर, आपने पूरे कंसेप्ट को हमें क्लियर किया। हम आप आगे से भी हम आप तमाम ऐसे पहलुओं को लेकर आपके पास आएंगे और समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बहुत ही डिफेंस के ऐसे इश्यूज़ हैं जो सिर्फ शोर शराबे के जरिए नहीं, किस तरह से भारत के लिए भी ये महत्वपूर्ण है रूस और यूक्रेन युद्ध, और किस तरह से यहाँ पे जो परिवर्तन हो रहा है उससे इंडियन इकोनॉमी पे क्या कुछ फ़र्क पड़ेगा, भारत की पोजिशनिंग पूरे विश्व ऑर्डर में, वर्ल्ड ऑर्डर में क्या होगी, वो कहीं ना कहीं इस युद्ध के परिणाम से काफ़ी कुछ क्लियर हो सकेगा। आपने तमाम पहलू हमें समझा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद सर। जय हिंद। तो रिटायर्ड कर्नल एसपीएस खुराना जी ने हमें समझाया कि किस तरह से रूस और यूक्रेन का जो युद्ध है वो कहा जा सकता है कि अब और तीव्र होगा। अगले 2-3 महीनों में रूस का आक्रामक स्वरूप हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। एक वजह चाहिए थी, वो वजह भी अब रूस को मिल गई है, चाहे किसी भी वजह से हो, लेकिन यहाँ पर स्ट्रेटेजिकली यहाँ पर रूस के पास अब एक वजह आ गई है, एक मौका आ गया है कि जहाँ पर वो यूक्रेन के खिलाफ अपने जो जंगी जो जहाज़ हैं, जंग की जो तीव्रता है उसको और ज़्यादा आक्रामक कर सकता है। और कहीं ना कहीं जेलेंस्की का फिनलैंड के बाद दूसरे देश नीदरलैंड जाना, ये इस बात को बताता है कि वो अपने देश के जो वासी हैं, जो मुल्क के जो लोग हैं, उनको छोड़कर अपनी जान बचाते हुए भगते नजर आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं जिस साई वार यानी कि साइकोलॉजिकल वार, मनोवैज्ञानिक युद्ध की बात यहाँ पर रिटायर्ड कर्नल एसपीएस खुराना साहब कर रहे हैं, उससे साफ तौर पर कहीं ना कहीं यूक्रेन की अब जो आम जनता है वो ज़रूर भयभीत होगी। और जिस तरह से अब रूस अपने हमले को तेज करेगा, उससे यूक्रेन के जो जवान हैं, जो सोल्जर्स हैं, जो फौज है, उसे भी बैकफुट पे आना पड़ सकता है। तो अब यहां से कहीं ना कहीं एक बड़ा परिवर्तन इस युद्ध में देखने को मिलेगा। और टकटके लगाए देख रहे हैं 3 देश जिस पे अब कहीं ना कहीं वर्ल्ड ऑर्डर तय होगा, वो है अमेरिका, चाइना और हमारा देश भारत। देखते रहिए पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय।